हेमाटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है हम्म। और क्योंकि उसमें वैकेंसी सीपेट से ज़्यादा और है। ये मेडिकल मेडिकल में जितने भी कोर्सेज हैं इनमें सबसे आसान कौन है और सबसे ज्यादा टफ कौन है? सब हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ बाइनरी सर्च। एंड आज हमारे साथ हैं एक मेडिकल के स्टूडेंट। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम बाइनरी सर्च पे कोई मेडिकल स्टूडेंट आया है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे और दूसरे कोर्सेज के थे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड बिकॉज ही इज गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग मेडिकल कोर्सेज। So, hi Ishu, thanks for joining me today. फर्स्टली आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से स्कूलिंग करा, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम ईशू आवरान है और मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने जो है अपनी स्कूल लाइफ RBS राजा भरत सिंह इंटर कॉलेज से की है, जो बिजनौर में ही है, सरकारी कॉलेज है। और अब मैं यहाँ आया हूँ, BMLS कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा कासना से, कॉलेज जिम से। तो ये जो BLMS कोर्स है इसके बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा ये डिटेल में। BMLS कोर्स जो है टेक्नीशियन कोर्स है, लैब टेक्नीशियन कोर्स है ये। इसमें जितने भी माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये सभी इसकी ब्रांच है। और इसमें ही लैब टेक्नीशियन ये लैब टेक्नीशियन कोर्स जो होता है ये लैब से रिलेटेड ही कोर्स होता अच्छा, है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वाला और सारा। प्रैक्टिकल सारा वे यही है। और ये कोर्स जो है कितने साल का है? ये 4 साल का कोर्स होता है, क्योंकि ये BSc है तो ये 4 साल की है। हाँ, तो इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा हमें, जैसे इसमें किस? एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, CPAT का, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, वो देना पड़ता है। उसके बाद एंट्रेंस क्लियर होने के बाद ही एडमिशन होता है। अच्छा, सो इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज वगैरह रहता है, कैसे मतलब कोई भी स्टूडेंट जो देख रहा है इस वीडियो को कैसे एडमिशन ले सकता है? वो एडमिशन के लिए बस ये CPAT का फॉर्म भरना होता है, टेस्ट क्लियर करना होता है, और उसके बाद जौन सा भी कॉलेज आपको अलॉट करना है वो आप लिस्ट में अलॉट कीजिए। उसके बाद सरकार खुद चाहेगी कि आपको इस रैंक पे आपको ये कॉलेज मिला है, तो उस हिसाब से आपको ये कॉलेज मिला है। काउंसलिंग टाइप होता होगा। जी। सो अभी जैसे आप कौन से ईयर में हैं? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में अभी तक आपने क्या क्या करा प्रैक्टिकल वाइज? अभी फर्स्ट ईयर में नॉर्मल सिर्फ जो है अभी प्रैक्टिकल या फिर लैब में जाना हुआ तो वो नहीं है। अभी नॉर्मली पढ़ाई किया और पेपर ही दिए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर अभी कंप्लीट हुआ है, सेकंड सेमेस्टर से लैब ज्वाइनिंग भी होगी, जिसमें हमें सिखाया जाएगा लैब में किस तरह से वर्क होता है, किस तरह के प्रिकॉशंस होते हैं, किस तरह के हमें सावधानियां वगैरह बरतनी चाहिए, सब कुछ प्रिकॉशंस ये सब अभी। जी। अभी बेसिक चीजें। अभी अभी बेसिक है, क्योंकि अभी लेवल 1 से है, आप अच्छा। लेवल 1 से समझो, तो अभी बेसिक है। और अभी आपके जो कोर्स है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लाइक उसमें भी तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे ना? जी, अभी हेमाटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी है, ये सभी अनदर। अच्छा, ये सब उसी कोर्स के सब्जेक्ट्स हैं? ये सभी उसी कोर्स में आते हैं। मेडिकल फील्ड में और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जैसे बी फार्मा एंड ऑल। जी हाँ, बी फार्मा भी होते हैं, और CNET एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है, वो नर्स के लिए होता है स्पेशली। और जो है CUET होता है एक एग्ज़ाम, उसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी होती हैं जो आपको हायर करती हैं उस एग्ज़ाम के बाद, CUET की। तो आपका जो ये BLMS कोर्स है, ये जो बाकी अदर मेडिकल कोर्स है उनसे डिफरेंट कैसे है और बेटर कौन सा है? जी, मैं अगर प्रेफर करूँगा तो इनकी अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से है। अच्छा, रैंकिंग। जी हाँ, क्योंकि अगर आप BMLS करते हो, CPAT का एग्ज़ाम देना है, तो वो कहीं ना कहीं नर्सिंग से एक कदम ऊपर है। अच्छा। लेकिन मतलब ऐसी नहीं है कि नर्सिंग जो है ठीक नहीं है, वो भी अच्छी है, क्योंकि उसमें वैकेंसी CPAT से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी CPAT एक अलग पोजीशन पे है जो उससे खास बनाता है। ओके। और यहाँ पे जिनको जिसमें इंटरेस्ट हो, स्पेशलाइजेशन जिसमें करना हो, जिसमें इंटरेस्ट हो वो कर सकता है, बाकी तो अपनी जो है चॉइस पे डिपेंड है। और काफ़ी अच्छी पढ़ाई करनी होती है, जिसकी वजह से ही
ओके, और ये मेडिकल मेडिकल में जितने भी कोर्सेज हैं इनमें सबसे आसान कौन है और सबसे ज़्यादा टफ कौन है? सबसे मेडिकल फील्ड में तो सबसे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो वो नीट ही है। नीट। और सबसे आसान अगर मैं कहूँ तो ये शायद एएनएम जीएनएम ही है जो सबसे आसान है। ये एएनएम जीएनएम में क्या होता है? एएनएम जीएनएम में जो गांव में या फिर लोकल एरिया में हाँ। आते हैं जो टीका लगाने, हम्म। ये सभी एएनएम जीएनएम में अच्छा, आते हैं। हाँ। वो कोर्स कितने ड्यूरेशन का होता है? वो भी शायद 3 से 4 साल का ही होता है। मोस्टली ड्यूरेशन सब कोर्स के सेम ही होते हैं। जी हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है, जितने अलग अलग कोर्स है, मतलब किस बेसिस पे ये डिफरेंशिएट किया गया इनको, इन कोर्सेज को? क्योंकि सारे तो मेडिकल के ही अंदर आते हैं। सभी मेडिकल के अंदर आते हैं, लेकिन अब ऐसा है, कोई अगर डॉक्टर है तो उसे लैब टेक्नीशियन का काम तो नहीं दिया जाएगा ना। वो तो उसको कोई जो डॉक्टर है वो कोई सर्जन है, उस सर्जन को ऐसे ऑर्थोपेडिक कोई है तो वो तो उसे नहीं दिया जाएगा ना। राइट। ऐसा है, पुरानी कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ढोलक बाजे। तो ये ही है। तो सभी क्राइटेरिया जो सभी है अपना अपने अपने कोर्स के हिसाब से ही अपना प्रोफेशन चुनते हैं। अच्छा, सबका जोनरा डिफाइंड है। हाँ। तुम बस इतना ही करोगे, इतना ही चीज़ों में मतलब अपने आप को बेटर करो, स्पेशलाइज करो इसी चीज़ों में। तो जैसे अभी बहुत सारे जूनियर्स देख रहे होंगे इस वीडियो को और उनको मेडिकल में जाना है। सपोज मैं अभी 12th में हूँ, तो 12th के बाद मुझे, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है मेडिकल के लिए? 12th के बाद आपके लिए नीट है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सबसे अच्छा कहें तो नीट है। नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट का एग्जाम आप क्लियर हो गया तो काफी अच्छा है। नीट में भी अगर आपको एम्स मिलता है तो फिर तो सबसे ही बढ़िया है, क्योंकि एम्स में भी 33 रुपए एक महीने के चार्ज होते हैं, जो कि सबसे बढ़िया है। और उसके बाद अगर एम्स में नहीं होता तो केजीएमयू एक सबसे बड़ा कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? ये लखनऊ में है। लखनऊ में। तो ये टॉप कॉलेज है। तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है नीट में तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके। उसके बाद नीट में अगर आपका एमबीबीएस में नहीं होता तो आप बीएमएलएस कर सकते हैं। आप बीएमएस कर सकते हैं। Okay. वो भी काफ़ी है, वो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस है। तो वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब जिनका नीट वगैरह में कम मार्क्स आया, रैंक कम आए, वो ये कर सकते हैं? हाँ, जिसको एमबीबीएस नहीं मिला उसे बीएमएलएस मिलेगा, और जिसे बीएमएलएस नहीं मिला उसे बीएससी नर्सिंग या सीपैट जो बताया था मैंने वो मिल सकता है। तो ये सारी ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन बी फार्मा, डी फार्मा, यही है। ये अलग उस पे आते हैं। इसमें नीट के एग्जाम का कोई वो नहीं है रोल। ओके। तो ये जो मेडिकल में जो सबसे टॉप के डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? और मतलब आप एक हायरार्की बताओ ना कि टॉप पे कौन से डॉक्टर होते हैं, कौन से कोर्स वाले, फिर उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन? अब टॉप के कोर्स की बात मैं करूँ तो नीट में टॉप कोर्स आता है। वो करके जो डॉक्टर्स बनते हैं वो टॉप के डॉक्टर्स होते हैं। हाँ, वो टॉप के डॉक्टर्स होते हैं। और थोड़ा अपना प्रोफेशन पे भी होता है कि आपने कितना सीखा, तो उसके हिसाब से ही डॉक्टर जो है अलग रैंकिंग पे होते हैं। सीनियर डॉक्टर होते हैं वो एमबीबीएस के बाद एमडी भी करते हैं। और काफ़ी मेडिकल फील्ड में और ज़्यादा डीपली जाते हैं, किसी खास बॉडी पार्ट्स का स्पेशलाइजेशन करते हैं। वे एक ही टॉपिक पे उससे ज़्यादा डीपली जाते हैं तो वो रैंकिंग डिसाइड करते हैं। और एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता होगा। एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जिसे जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसकी रैंक ही उतनी हाई होगी। तो आप अभी जो जूनियर्स स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मेडिकल फील्ड में जाना है, सो अभी से उनको क्या पे किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए अभी से? अभी अगर मैं कहूँगा तो 10th और 12th से ही उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अब से हमें अपनी स्टडी इस लेवल की करनी होगी कि हमें कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो तो उसमें वो हम क्लियर कर लें। तो किन किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा पर्टिकुलर? अगर मैं कहूँ, अगर आप जो है बायो फील्ड से हैं, बायोलॉजी ले रखी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि अगर आप नीट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी सबसे ज़्यादा
बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों ही आती हैं, लेकिन बायो अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। चलिए ठीक है, फिर आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड अगेन थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी टुडे। ओके। So that's it guys, I hope this episode was insightful for you. Until next time, keep building and keep exploring.